स्वागत है आपका धीरेन्द्र सिंह एनसीईआरटी फिजिक्स चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे विभव पर आधारित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न को। विभव पर आधारित महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है कि आवेश Q को A तथा B त्रिज्याओं वाले दो संकेंद्रीय खोखले गोलों पर इस प्रकार वितरित किया गया है कि तलीय आवेश घनत्व समान है। इन दोनों गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव की गणना करना है। तो हमने एक गोला ये और एक गोला ये, दोनों का केंद्र है O, संकेंद्रीय वृत्त हो गए। आवेश हमने मान लिया छोटे गोले पर Q1 और बड़े गोले पर Q2। अब बात यह है कि दोनों पर कुल आवेश का मान Q है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 बराबर Q। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब अगर हम इसमें Q1 से भाग दे दें, Q1 से भाग दे दें, तो भाग देने पर ये हो जाएगा 1 प्लस Q2 अपान Q1 बराबर हो जाएगा कैपिटल Q अपान Q1। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न में कह रहा है कि तलीय आवेश घनत्व समान हैं। तो अगर हम दोनों के आवेश घनत्व सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मान लेते हैं, तो आवेश घनत्व समान दिए हैं, तो ये हो गया है सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 के। आवेश घनत्व समान हो गए। जब आवेश घनत्व समान है और आवेश का सूत्र होता है Q अपान A, आवेश का जो फार्मूला होता है वो आप जानते हैं कि होता है Q अपान A बराबर सिग्मा, ये होता है। अब A की जगह हम रख सकते हैं, A के स्थान पर 4 पाई R स्क्वायर, ये रख सकते हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर सिग्मा 1 के स्थान पर हो जाएगा Q1 अपान 4 पाई A स्क्वायर, और इसकी स्थान पर हो जाएगा Q2 अपान 4 पाई B स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा Q1 अपान A स्क्वायर, और यहाँ पर बचा Q2 अपान B स्क्वायर। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q1 अपान Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपान B स्क्वायर। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये हमने डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 में आपने देखा कि ये है आपका 1 प्लस Q2 अपान Q1 बराबर कैपिटल Q अपान Q1, ये है। अब आप Q2 अपान Q1 के स्थान पर यहाँ से मान रख सकते हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं Q2 अपान Q1 बराबर B स्क्वायर अपान A स्क्वायर। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इसमें हम Q2 अपान Q1 के स्थान पर मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस B स्क्वायर अपान A स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान Q कैपिटल Q अपान Q1 स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान A स्क्वायर। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई कैपिटल Q अपान Q1 की, कैपिटल Q अपान Q1 की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या है कि जब कैपिटल Q अपान Q1 की वैल्यू आ गई तो इससे
ये जो बराबर है ये है हमारा कैपिटल Q अपान Q1 के बराबर है। तो इससे हम मान निकाल सकते हैं Q1 की वैल्यू। तो वैल्यू निकालेंगे इससे Q1 की। तो इससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं Q1 की। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कैपिटल Q अपान Q1 बराबर आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इससे जब हम मान निकालेंगे Q1 का तो Q1 बराबर हो जाएगा कैपिटल Q ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी Q1 की। इसी प्रकार से हम Q2 का मान निकालेंगे तो Q2 बराबर, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि Q1 प्लस Q2, ये हमने समीकरण निकाला है इस तरह से। तो इससे हम Q1 का ये मान रख कर के Q2 की वैल्यू निकालेंगे तो Q2 की जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी हमारी Q ए बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से Q1 और Q2 के मान निकाल लिए हमने। अब जब Q1 और Q2 के मान आ गए तो अब हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम छोटे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो छोटे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम छोटे गोले पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू छोटे गोले पर आवेश Q1 है और बटे छोटे गोले की त्रिज्या a स्क्वायर है। तो ये हमने छोटे गोले के पृष्ठ पर निकाल लिया। अब Q1 की ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तब E1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कैपिटल Q अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मान आ जाएगा E1 का। अब E2 की जो वैल्यू होगी वो E2 का मान होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि आवेशित गोले के कारण भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, शून्य होता है। ये शून्य हो गया। अब जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है तो E बराबर E1 प्लस E2 इस तरह से लिखेंगे और जब E2 का मान 0 है तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कैपिटल Q अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। अब हमको ज्ञात करना है वैद्युत विभव। तो गोले के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो छोटे गोले पर विभव का मान निकालेंगे तो V1 बराबर हो जाएगा, छोटे गोले पर विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1 अपान ए, ये हो जाएगा। अब Q1 की वैल्यू तो ये है, तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू हो जाएगा कैपिटल Q और इंटू Q1 इंटू ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका V1 की वैल्यू हो गई वैल्यू रखने पर। अब इसी तरह से बड़े गोले पर निकालेंगे तो बड़े गोले पर वैद्युत विभव का जो मान होगा वो हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q2 अपान B। Q2 की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इंटू Q2 का मान रखेंगे तो Q इंटू बी अपान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये V1 और V2 के मान निकल आए। तो V1 और V2 के मान आ गए। अब हमको परिणामी विभव निकालना है, तो V बराबर हो जाएगा आपका V बराबर V1 प्लस V2। जब दोनों के मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कैपिटल Q, V1 की वैल्यू है कैपिटल Q इंटू ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर प्लस हो जाएगा, V2 की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कैपिटल Q इंटू बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से अब इसमें जो कॉमन है वो कॉमन लेंगे तो V का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कैपिटल Q, ये हो जाएगा a प्लस बी, कैपिटल Q बाहर हो गया, अपान आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है दोनों में। तो इस तरह से परिणामी विभव की गणना हो जाएगी। तो हमने वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव दोनों की गणना कर दी। ये हुआ आपका आंसर। अब आप जानते हैं कि आपके लिए एक संदेश है कि अगर अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना सफलता अभी बहुत दूर है। यह जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो हर कोई चल लेता है, जो खुद रास्ता बनाता है वही असली इंसान है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जिसको मेरी बात समझ में आनी होगी, आ गई होगी। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन में ये है कि स्पष्ट कीजिए कि आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक स्थान पर वैद्युत विभव समान व वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि आप जानते हैं कि प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी चालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब चालक के पृष्ठ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल लगता है। कब? जब उन पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं है तो उन पर वैद्युत बल लगता है। अब जब वैद्युत बल लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के मध्य अगर वैद्युत बल लग रहा है तो इसका मतलब है कि यह तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण लगेगा। हो सकता है कि दोनों आवेश धनात्मक हों, हो सकता है दोनों आवेश ऋणात्मक हों, हो सकता है एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक हो। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा अगर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है तो जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो उसके कारण इलेक्ट्रॉनों में बहाव होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉनों का बहाव तब तक होगा जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वयं को इस प्रकार से चालक के अंदर वितरित ना कर लें कि वैद्युत बल शून्य हो जाए। जब तक वितरित होगा, जब तक बहाव होगा इलेक्ट्रॉनों में, तब तक जब तक वैद्युत बल शून्य ना हो जाए। तो जब वैद्युत बल शून्य हो जाएगा तो प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, परंतु जब एक आवेश दूसरे आवेश पर बल नहीं लगाएगा तो उस पर वैद्युत क्षेत्र का मान तो शून्य हो जाएगा, लेकिन वैद्युत विभव समान रूप से चालक में वितरित होगा। तो यही कारण है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत बल का अनुभव करेंगे, जिसके कारण उनमें बहाव होगा और यह बहाव तब तक होगा जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वयं को इस प्रकार वितरित ना कर लें कि उन पर वैद्युत बल शून्य हो जाए। इस स्थिति में प्रत्येक स्थान पर वैद्युत क्षेत्र शून्य और विभव का मान समान होता है।